सोच कर देखिए, एक आलीशान इमारत कैसे बनती है? एक ब्लूप्रिंट से, है ना? बिल्कुल वैसे ही एक मजबूत देश की बुनियाद भी एक ब्लूप्रिंट पर टिकी होती है, और भारत का वो ब्लूप्रिंट है हमारा संविधान। तो आज आइए इसी ब्लूप्रिंट के पहले 52 आर्टिकल्स को समझते हैं, जिन्होंने हमारे देश की नींव रखी। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसे बस एक सूखे कानूनी दस्तावेज की तरह मत देखिए। इसको ऐसे सोचिए जैसे ये भारत के निर्माण का एक लाइव आर्किटेक्चरल प्लान हो। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे जमीन से, यानी भारत के इलाके से, फिर बात करेंगे यहाँ के लोगों की, उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, और आखिर में इस पूरे स्ट्रक्चर के हेड के बारे में। हर ब्लूप्रिंट की शुरुआत उसकी हदों, उसकी सीमाओं से होती है। तो सबसे पहले आइए देखें कि हमारा संविधान भारत की जमीन को कैसे डिफाइन करता है। देखिए, आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहां राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस लाइन पर गौर कीजिए। यह बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि राज्य अपनी मर्जी से इस यूनियन से अलग नहीं हो सकते। ये एक कह सकते हैं कि एक अटूट संघ है जिससे देश की एकता हमेशा बनी रहे। और यही तो इस ब्लूप्रिंट की कमाल की बात है। एक तरफ यूनियन अटूट है, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ संसद के पास इतनी पावर है कि वो जरूरत के हिसाब से नए राज्य बना सकती है या पुराने राज्यों की बाउंड्री बदल सकती है। और इसके लिए कोई बड़ा संवैधानिक संशोधन भी नहीं चाहिए, एक साधारण कानून से काम हो जाता है। यही वो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से भारत का नक्शा समय के साथ इवॉल्व होता रहा है। ठीक है, तो जमीन की बात हो गई, फाउंडेशन सेट है। अब सवाल उठता है कि इस घर में यानी इस देश में रहेगा कौन, नागरिक कौन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट एक नागरिक को कैसे डिफाइन करता है। ये आर्टिकल्स उस वक्त के हैं जब देश आजाद हुआ था, संविधान बन रहा था। तो उस समय सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर भारत का नागरिक माना किसे जाएगा। इन शुरुआती आर्टिकल्स यानी 5 से 11 ने उसी वक्त के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि कौन कौन नागरिक कहलाएगा। और यहां भी आपको संविधान का शानदार डिजाइन दिखेगा। देखिए, संविधान ने बेसिक सिद्धांत तो तय कर दिए, लेकिन आगे के लिए डिटेल्ड कानून बनाने की पावर संसद को दे दी। इसका नतीजा था 1955 का नागरिकता अधिनियम। मतलब ब्लूप्रिंट ने फ्रेमवर्क दिया और उस पर इमारत बनाने का काम संसद ने किया। अब हम आ गए हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके दिल पर। यह है हमारे मौलिक अधिकार। ये वो वादे हैं जो संविधान हर नागरिक से करता है, ऐसे वादे जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यही वो स्तंभ हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र की इमारत खड़ी है। तो कुल कितने हैं ये अधिकार? संविधान हमें 6 कोर मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये 6 अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब मिलकर हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौका देते हैं। असल में ये वो गारंटियां हैं जो सरकार की पावर पर लिमिट लगाती हैं और एक आम इंसान को मजबूत बनाती हैं। और इनमें से भी आर्टिकल 32 इतना खास है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। सोचिए, इतनी बड़ी बात क्यों? क्योंकि ये वो आर्टिकल है जो हमें पावर देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बिना बाकी सारे अधिकार तो बस कागज के टुकड़े रह जाते हैं, है ना? तो ठीक है, लोगों को अधिकार मिल गए, लेकिन अब सरकार को क्या करना है? ब्लूप्रिंट में इसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो बताता है कि शासन कैसे करना है ताकि लोगों का भला हो। इन्हें कहते हैं राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। अब इसको ऐसे समझिए, अगर मौलिक अधिकार सरकार के लिए रेड लाइट हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तो निदेशक सिद्धांत ग्रीन लाइट है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। ये वो लक्ष्य हैं जिनको हासिल करना सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, एक फर्क है, आप इन्हें अदालत में लागू नहीं करवा सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इन्हीं सिद्धांतों की वजह से देश में कई बड़े कानून बने हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन का आइडिया, या फिर गांव में पंचायतों का गठन। ये 73वें संशोधन से सच हुआ। और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का सपना शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट के रूप में पूरा हुआ। तो ये देश के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। तो ब्लूप्रिंट में सरकार के लिए मैनुअल है, लेकिन इसमें नागरिकों के लिए भी एक मैनुअल है, क्योंकि अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी तो आती हैं, है ना?
ये हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। दिलचस्प बात यह है कि ये शुरू से संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में जोड़ा गया था। क्यों? ताकि ये याद दिलाया जा सके कि नागरिक होने का मतलब सिर्फ अधिकार मांगना नहीं है, बल्कि कुछ कर्तव्य निभाना भी है। वही बात है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है। एक तरफ है निदेशक सिद्धांत, जो सरकार के लिए हैं, शासन के लक्ष्य। दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य, जो नागरिकों के लिए हैं, उनके नैतिक दायित्व। दोनों ही कानूनी रूप से लागू नहीं होते, लेकिन दोनों मिलकर एक बेहतर देश का चरित्र बनाते हैं। तो अब हम इस ब्लूप्रिंट के आखिरी लेकिन बहुत ही अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। इस पूरी इमारत के शिखर पर, उस आधारशिला पर जो सब कुछ जोड़कर रखती है, यानी राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर। और यह है आर्टिकल 52। सिंपल सा, सीधा सा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना सा वाक्य, और इससे देश के सबसे ऊंचे पद की स्थापना हो जाती है। यही हमारे गणतंत्र होने की पहचान है। भारत के राष्ट्रपति वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख हैं, देश की एकता, अखंडता के प्रतीक हैं। सरकार के सारे काम, चाहे वो कार्यपालिका के हों, विधायिका के हों या न्यायपालिका के, सब उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि किसी भी देश की तरक्की इस बात पर कितनी निर्भर करती है कि वहां के नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। क्योंकि एक मजबूत देश का ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज पर नहीं बनता, वो तब पूरा होता है जब उसके नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझते हैं और निभाते हैं।